मैं सत्येंद्र सिंह। छात्रों, आप समक्ष बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है महिला प्रेरक दल। इस पर आप समक्ष अपना विचार हम प्रस्तुत करेंगे। अब देखें छात्रों, जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो हमारा ये विषय है, इस विषय के तहत हम आप सबको समक्ष महिला प्रेरक दल, जिसको कहते हैं वुमेन, और इसी को जो है वुमेन कह सकते हैं, वुमेन इम्परेटर, और एक जो है कह सकते हैं दल पार्टीज के नाम से इसको हम जानते हैं छात्रों। अब देखें तो महिला प्रेरक दल के विषय में छात्रों जान लेते हैं कि महिला प्रेरक दल क्या है। देखिए, महिला प्रेरक दल एक जो है कर्मनिष्ठ होता है। महिला प्रेरक दल का से कर्मनिष्ठ एवं सामाजिक विकास की दृष्टि पर बल देने वाले कुछ महिलाओं का एक समूह होता है, जिनको हम छात्रों महिला प्रेरक दल के नाम से जानते हैं, जो कि कार्य के व्यवहार, जो कि अपने कार्य एवं व्यवहार के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं को समाज की ओर ये अग्रसर करने का छात्रों कार्य करती हैं, या तो उनको वो प्रेरणा प्रदान करने का भी जो है कार्य करती हैं छात्रों। अब देखें तो जो महिला प्रेरक दल है, जैसे महिलाओं को अगर इसके बारे में जान लें, महिलाओं को प्रेरित करना, खासकर चाहे महिला हों तो महिला प्रेरित मतलब जो महिलाएं हैं या खासकर जो बालक हैं जो विद्यालय से नहीं जा रहे हैं, उनको प्रेरित या उनको जो है इंडक्टेड करने का कार्य कर रहे हैं कि आप विद्यालय जाइए, विद्यालय जाने से जो आप जो है एजुकेशन प्राप्त करेंगे, उससे क्या क्या लाभ आपको मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को जो महिला प्रेरक के माध्यम से जो है बालक या जो ग्रामीण इलाके के जो बालक हैं या बालिकाएं हैं, उनको महिला प्रेरक दल के माध्यम से बताने का कार्य छात्र किया जाता है। अगर महिला प्रेरक दल की हम बात करें तो ये जो है जो महिलाएं होती हैं उनको इंडक्टेड या प्रेरित करने का कार्य करना ही महिला प्रेरक का कार्य होता है छात्रों। अगर छात्रों जैसे हम महिला प्रेरक विषय में बात करें, एक एग्जाम्पल के तहत मान लेते हैं, जैसे किसी ग्रामीण जो इलाके में 100 छात्र हैं, 100 छात्रों में 50 जो है ग्रामीण छात्र हैं और जो है 50 जो है कुल कह सकते हैं जो है 50 ऐसे कह सकते हैं, इससे 100 छात्र हैं, जिनमें से 100 छात्रों में 50 जो है विद्यालय नहीं जा रहे हैं और 50 विद्यालय जा रहे हैं। तो जो नहीं जा रहे हैं, तो महिला प्रेरक का कार्य बस यही है, उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित किया जाए, उनको विद्यालय की तरफ छात्रों को प्रेरित करने पर उनको विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया जाए। तो यही जो है प्रक्रिया है जिसे हम महिला प्रेरक दल के बारे में बताया। जैसे किसी जो है ग्रामीण क्षेत्र में जैसे विद्यालय खुला है, उसमें जो 100 छात्र हैं, उनमें से जो 100 छात्र हैं 50 विद्यालय जा रहे हैं, 50 नहीं जा रहे हैं, तो उनको विद्यालय की तरफ आने जाने के लिए जो नहीं जा रहे हैं विद्यालय, उनको महिला प्रेरक के माध्यम से उनको जो है शिक्षा के लाभ बताते हुए उनको क्या क्या जो है इससे लाभ होते हैं, इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाता है विद्यालय में छात्रों आने के लिए। तो यही जो है कार्य महिला प्रेरक के माध्यम से छात्रों किया जाता है। तो महिला प्रेरक दल के विषय में बात करें छात्रों, तो जो महिला प्रेरक दल है इसमें देखें तो यस के है, तो यस के विषय में बात करें तो इसमें एक यस के जो है दुबे की डिफिनेशन छात्रों आती हैं। तो जो यस के दुबे की डिफिनेशन है, उन्होंने ये कहा है कि महिला प्रेरक जो दल का आशय है शिक्षित एवं जो योग्यताधारी महिलाओं के समूह से है। किससे छात्र है? शिक्षित एवं योग्यताधारी महिलाओं के समूह से है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नारी शिक्षा एवं जो महिलाएं हैं
उनके सशक्तिकरण पर विशेष रूप से या उनको प्रेरणा प्रदान करने का छात्रों कार्य करता है या प्रेरणा प्रदान करने का मार्गदर्शक के रूप में तैयार करता है। तो ये मैं आपको जो यश के दुबे की डिफिनेशन बताया छात्रों। अब यश के दुबे की बात छात्रों इसमें एक आते हैं ये R.K. शर्मा, श्रीमती जो है श्रीमती जो है इसमें R.K. जो है शर्मा की भी डिफिनेशन आती है छात्रों। अब इसके बारे में जान लें, इसमें जो R.K. शर्मा ने अपना किस तरीके से डिफिनेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि महिला जो प्रेरक दल है प्रतिष्ठित एवं जो है कर्मनिष्ठ या सामाजिक जो है दृष्टिकोण के विकास पर बल देने वाली एक ऐसी जो है महिलाओं का समूह होता है जो कि विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एवं समन्वय को सुनिश्चित करने का भी जो है कार्य करती है या विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके समन्वय के कार्यों को जो निश्चित करने का छात्रों कार्य करती है। अगर छात्रों देखें तो महिला जो प्रेरक दल होता है जिनको हम बोलते हैं वुमेन प्रॉम्प्टर और यहाँ पर पार्टीज कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्रारंभ में इसके बारे में बता दिया छात्रों। जो महिला प्रेरक दल के डिफिनेशन मैंने यश के दुबे की डिफिनेशन बताया था और उसके बाद इसमें जो है श्रीमती जो शर्मा का डिफिनेशन आया तो इनकी भी डिफिनेशन मैंने बताया। अब इनकी डिफिनेशन मैंने आपको जैसे जो यश के जो दुबे के डिफिनेशन है उन्होंने बताया कि जो है जो महिला प्रेरक दल का आशय युक्ताधारी एवं जो शिक्षित महिलाओं के ऐसे समूह से होता है जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण, नारी शिक्षा एवं महिला के जो सशक्तिकरण है उसकी जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में छात्रों जानी जाती है। अब देखें छात्रों आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी प्रेरणा के स्रोत। अब देखिए छात्रों यहाँ पर आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे कि प्रेरणा क्या होता है। देखिए छात्रों जो प्रेरणा होती है प्रेरणा का मतलब छात्रों हम मोटिवेशन से समझते हैं। इसको हम किससे समझते हैं छात्रों? मोटिवेशन से है। अगर देखें छात्रों चाहे इसको प्रेरणा कहें चाहे इसको छात्रों अभिप्रेरणा कहें, बात एक ही है। अब मैंने आपको प्रेरणा के बारे में बताया कि शिक्षण की जो क्षेत्र है उसमें प्रेरणा का क्या असर है। अब देखें इसमें जो प्रेरणा है प्रेरणा के विषय में देखें तो प्रेरणा जो है एक प्रेरणा या तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के छात्रों समानार्थी के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं हम अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा जो है शिक्षण अधिगम का छात्रों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। यह क्या है? यह जो है टीचिंग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है जिससे जो है शिक्षण की प्रक्रिया हमारी प्रभावशाली बन जाती है। अगर देखें अगर अभिप्रेरणा के विषय में बात करें तो अभिप्रेरणा जो है ये जो है टीचिंग की जो प्रोसेस है छात्रों इसकी जो प्रक्रिया को प्रभावशाली जो बनाने के लिए इसकी प्रोसेस या जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो है जो अध्यापन में अभिप्रेरणा का होना ही अत्यंत ही छात्रों आवश्यक होता है। अगर हम अभिप्रेरणा के विषय में छात्रों बात करें जो या तो जो प्रेरणा है इसके संदर्भ देखिए तो प्रेरणा का जो शाब्दिक किसी से सलाह लेना अब प्रेरित होना। जब बालक किसी के प्रति प्रेरित होगा तो वही उसकी अभिप्रेरणा कहलाएगी। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के विषय में बात करें जैसे इसमें ब्लेयर एंड गुड या तो जो इसमें सैम्पसन की डेफिनेशन छात्रों इसमें आती है। उन्होंने बताया है कि जो अभिप्रेरणा होती है वह व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होती है। अभिप्रेरणा छात्रों क्या होती है? व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होती है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में छात्रों सदैव ही सहायक होती है। अब जैसे प्रेरणा के विषय में मैंने मैकडॉनल्ड या ब्लेयर सिम्पसन की जो मैं डेफिनेशन आप सबके समझ छात्रों बताया तो इसी की बात देखें छात्रों इसमें जो गुड का डेफिनेशन आता है गुड, तो जो ये गुण है
उन्होंने अपना अलग अलग तरीकों से जो है अभिप्रेरणा को डिफाइन किया है। तो इन्होंने ये कहा है किसी कार्य को प्रारंभ करने या तो जो जारी रखने की प्रक्रिया होती है छात्रों, उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अभिप्रेरणा के विषय में मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से देखिए, जैसा कि ब्लेयर एंड जो मैकडोनाल्ड की सिम्पसन की जो डिफिनेशन है, उन्होंने ये बताया कि यदि जो है अगर अभिप्रेरण वृत्त के अंदर ऊर्जा परिवर्तन होता है, मैकडोनाल्ड ने क्या बताया छात्रों कि जो अभिप्रेरणा होती है व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होता है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में छात्रों सदैव ही सहायक होता है। अब इसके बारे में देखें तो एक डिफिनेशन मिल्टन साहब की है। मिल्टन ने जो डिफिनेशन अपना व्यक्त किया है, उन्होंने ये कहा है कि यदि छात्रों को अभिप्रेरणा दिया जाए, यदि छात्रों को प्रेरणा प्रदान किया जाए तो जो अधिगम होगा या तो जो सीखने की प्रक्रिया होगा छात्रों, वो सर्वोत्तम होगा। तो इसी तरीके से देखा जाए तो ये सब ने अपना अभिप्रेरणा के संदर्भ में अपने विचारों को छात्रों प्रस्तुत किया है। तो ये मैं अभी आपको जो है महिला प्रेरक क्रिया दल के विषय में बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए छात्रों, इसका क्या उद्देश्य होता है छात्रों। अब हम इनके उद्देश्य के विषय में छात्रों बात करते हैं, इनका क्या क्या जो है उद्देश्य होता है। अब देखिए छात्रों, जो महिला प्रेरक दल होता है, इसकी जो उद्देश्य होता है ग्रामीण जो आंचल होता है या तो जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय के साथ जोड़ना, बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय के साथ जोड़ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जैसे जो है ग्रामीण क्षेत्र में कुछ बालक एवं बालिकाएं हैं छात्रों, उनको विद्यालय की तरफ किस ढंग से हम आकर्षित करेंगे। अगर देखें छात्रों तो ये जो है प्रारंभिक शिक्षा का एक आपने इसके पहले पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास। तो ये जो नवीन प्रयास आपने पढ़ा था छात्रों, इसमें जो है पी मोस्ट कार्यक्रम पढ़ा था, साल्ट पढ़ा था, फिर NPEGEL। तो ये कार्यक्रम के बारे में आप सभी ने छात्रों पढ़ा था। जो ये उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट या जो सरकार के माध्यम से जो है ये स्कीम को चालू किया गया था, जो कि राष्ट्रीय प्रोग्राम एलिमेंट्री या राष्ट्रीय जो है पाठचर्या या तो राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए बनाया गया एक कार्यक्रम है, ठीक है, जिसको छात्रों हम शॉर्ट में NPEGEL यानी गर्ल एलिमेंट्री लेवल एजुकेशन, गर्ल एलिमेंट्री लेवल या प्राथमिक जो स्तर के लिए जो है ये बनाया गया, जो बालिकाओं के लिए एक कार्यक्रम था। जो बालिकाएं ग्रामीण आंचल में निवास कर रही थी, जो विद्यालय जाने से कतरा रही थी या जो विद्यालय जो बालिकाएं नहीं जा रही थी, सरकार ने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 2004 में NPEGEL कार्यक्रम को संचालित किया, जो कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों बालिकाओं की गुणवत्ता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया है। जो कि अगर हम इसके विषय में देखें, जो पहाड़ी इलाकों के जो अनुसूचित जातियों की लड़कियां हैं या जो विद्यालय नहीं आ रही हैं, तो सरकार उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए ये NPEGEL कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको चलाने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया, जिससे दूर दराज की जो लड़कियां हैं जो विद्यालय नहीं आ रही हैं, उनको भी जो है विद्यालय की तरफ जोड़ा जाए या विद्यालय की तरफ जो है उनको आकर्षित किया जाए।
तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 2004 में छात्रों NPGL कार्यक्रम जो कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना इनका उद्देश्य था। जो बालिकाएं विद्यालय नहीं आ रही थी उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित करना, तो ये सारे उद्देश्य थे जो कि इस कार्यक्रम का जो है संचालन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा छात्रों 2004 में इनको प्रारंभ छात्रों किया गया था। फिलहाल अब बात यहाँ पर आ रही है कि महिला जो प्रेरक दल है, तो महिला प्रेरक दल के बारे में आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक या बालिकाओं को विद्यालय के साथ कैसे जोड़ा जाए, उनको देखिए जुड़ने के छात्रों कई तरीके हैं जो कि ये महिला प्रेरक का प्रमुख कार्य है, जो कि ग्रामीण जो है क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाएं जो विद्यालय नहीं जा रही हैं उनका उद्देश्य था या उनका पहला जो एम था या उद्देश्य था कि जो बालक एवं बालिकाओं को विद्यालय के साथ जोड़ना। जो छात्राएं या छात्र विद्यालय नहीं जा रहे हैं उनको विद्यालय को ओर आकर्षित करने के लिए महिला प्रेरक दल का गठन छात्रों किया गया था। और साथ ही साथ ये देखा गया उस समय कि जो लड़के विद्यालय नहीं जा रहे थे उनको जो महिला प्रेरक दल के माध्यम से जो एजुकेशन के क्या लाभ हैं या तो जो शिक्षा होती है उनके क्या लाभ हैं, उनके लाभ को बताते हुए महिला प्रेरक दल के माध्यम से जो बालक मान लिए 100 छात्र हैं, मैंने इसके पहले बताया कि 100 छात्र जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो वो 100 छात्रों में 50 अगर जा रहे हैं 50 नहीं जा रहे हैं, तो जो न जाने वाले छात्र हैं उनको भी विद्यालय की तरफ आकर्षित करने के लिए एक दल या पार्टी का गठन छात्रों किया गया था, जिनको महिला प्रेरक दल के नाम से छात्रों इनको जाना जाता है। तो अब इनका जो मुख्य उद्देश्य था छात्रों, ये ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिकाएं हैं उनको विद्यालय के साथ जोड़ना ताकि उनकी गुणवत्ता में छात्रों सुधार का कार्य हो सके और उनके लिए कुछ नए नए स्कीमों या जो कार्यक्रम हैं उस पर विशेष रूप से बल दिया जाए और उनको जो पठन पाठन क्या इनके लाभ प्राप्त होना चाहिए, शिक्षा के पढ़ लेंगे कुछ व्यवसाय करने लायक हो जाएंगे, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्र के बालक या बालिकाओं को विद्यालय के साथ छात्रों जोड़ने के लिए ये विशेष जो है या विद्यालय जोड़ने के साथ बल दिया। और इसके बाद देखें शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना। अब बढ़ावा देना तो जो ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, अब आपको जहन में बातें आती होंगी छात्रों कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण क्या है, तो बढ़ावा इससे जरूर मिलेगा छात्रों को। अब इसके बारे में आप लोग जान लें छात्रों, तो शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण है इसको जो है बढ़ावा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं छात्रों यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में बात करें कि शिक्षा की व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए सभी बालक एवं बालिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना ही शिक्षा का सार्वभौमिकरण छात्रों कहलाता है। जैसा कि अगर हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के विषय में बात करें छात्रों, इसमें जो आर्टिकल 45 है इसमें इसका फॉलो छात्रों किया जाता है। जैसे इसमें जो आर्टिकल 45 में छात्रों एक बात पे जिक्र किया गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कुछ ही वर्षों के बाद उनकी जो सब निरक्षरता एवं जो है अज्ञानता का उनका अंत कर दिया जाएगा। इसी के लिए सभी जो राज्य ने अपने स्तर से छात्रों प्रयास कार्य करना
प्रारंभ कर दिए। लेकिन हुआ क्या छात्रों कि 66वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 66वां संविधान जो है संशोधन के द्वारा 2002 में जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में छात्रों इसको शामिल कर दिया गया। पहले देखा जाए छात्रों ये जो आर्टिकल 45 जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की पुष्टि तो छात्रों करने का प्रयास करता है, लेकिन हुआ क्या कुछ ही वर्षों के बाद 2002 में मैंने बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को इसको शिक्षा देने के अधिकार को बताया कि यह मौलिक अधिकार की या तो जो शिक्षा देने का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए इनको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में छात्रों इनको शामिल कर लिया गया है। अब छात्रों अब शिक्षा की सार्वभौमिकरण के विषय में बात करें छात्रों, मैं आपको इसके पहले या तो जो इसमें कुछ आर्टिकल छात्र होते हैं जैसे जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण को छात्रों ये स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं छात्रों। तो अब देखें तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में मैंने आपको ये आर्टिकल बताया, जो आर्टिकल 45 छात्रों आता है। फिर 45 की बात छात्रों एक आर्टिकल 29 भी आता है। 29 के भाग 2 हो गया छात्रों। इसमें ये बातें कहा गया छात्रों राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण जो है संस्थाओं में उसको धार्मिक मूलवंश जाति आदि के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब छात्र यह है सभी के साथ समान जो है या जो सभी विद्यालय जो खुलेंगे उसमें जो है लिंग भेद या जाति के आधार पर किसी बालक को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब छात्रों सभी के साथ जो है समानता का व्यवहार छात्रों किया जाएगा। तो राज्य द्वारा पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थाओं को उनको धर्म मूल वंश जाति के आधार पर उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसी तरीके से जो है ये आर्टिकल हो गया। आर्टिकल जो है मैं आपको 45 बताया छात्रों और 29 बताया। अब देखा जाए छात्रों ये 29 जो है ये 12 से 35 के बीच में जो है ये आने वाला आर्टिकल है छात्रों, ये अनुच्छेद है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों ये जो है मूल अधिकार की श्रेणी में छात्रों आता है। तो अब ये था मैं आपको शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में जो कि सभी की जो समानताओं पर जो विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। अब आपके दिमाग में ये बातें शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य पर हम छात्रों चल लेते हैं, जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या उद्देश्य होते हैं। पहली बात छात्रों इसमें ज्ञानार्जन का उद्देश्य आता है छात्रों। कौन सा उद्देश्य आता है छात्रों इसमें? ज्ञानार्जन का उद्देश्य। अब इसके बारे में देखें छात्रों जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से छात्रों के अंदर ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है या तो छात्रों को ज्ञान प्रदान करने का कार्य छात्रों इसके तहत किया जाता है। तो ज्ञानार्जन माने ज्ञान प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने का भी ये कार्य करता है। अब देखिए छात्रों जो हमारा ये शिक्षा का सार्वभौमिकरण है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ज्ञानार्जन का उद्देश्य हो गया और इसमें बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य हो गया छात्रों। ज्ञानार्जन का उद्देश्य हो गया और इसके बाद बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य हो गया छात्रों। और इसके बाद देखें जैसे जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण है छात्रों, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से छात्रों में जो इंटेलेक्चुअल होता है, जो बौद्धिक होता है,
साथ ही साथ इनकी मानसिक जो है क्षमताओं का विकास कार्य करने पर ये विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है, जिसको हम कहते हैं शिक्षा के 4 भूमिकाएं हो गया। देखिए, ज्ञानार्जन, बौद्धिक एवं मानसिक विकास हो गया छात्रों। फिर इसी के बाद नंबर 3 आता है शारीरिक विकास। अगर देखें छात्रों, इसके विषय में बात करें तो जो शिक्षा की हमारा सार्वभौमिकरण है छात्रों, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि यह बालक या छात्रों में शारीरिक विकास पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करती है छात्रों। तो मैं आपको भी बताया कि इसका जो उद्देश्य होता है, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य छात्रों। फिर नंबर 3 जो आता है शारीरिक विकास का उद्देश्य हो गया छात्रों। फिर उसके बाद अगर 4th नंबर पर देखें छात्रों, चारित्रिककरण का विकास का उद्देश्य या चारित्रिक विकास का उद्देश्य। अगर हम देखें वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से एक बालक के चारित्रिक गुणों का भी विकास हम कर सकते हैं, या इसी के माध्यम से चरित्र, एक बालक अपने चरित्र को भी जो है संवार सकता है, अपने कैरेक्टर को भी जो है एजुकेशन के माध्यम से वो बालक संवार लेता है। तो अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो मैं आपको शारीरिक विकास का उद्देश्य, फिर चारित्रिक विकास का उद्देश्य बताया छात्रों। या फिर उसके बाद देखें बालक के जो सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है, ये भी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने का छात्रों कार्य करता है। अगर हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य के बारे में छात्रों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये उद्देश्य था। अब बात करते हैं छात्रों कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या इसकी नीड्स है, क्या इनकी छात्रों आवश्यकता पड़ती है। अब हम इनकी आवश्यकता के बारे में छात्रों बात करते हैं। पहला जो है इसकी आवश्यकता जो है साक्षरता का प्रसार करने के लिए, साक्षरता का प्रसार करने के लिए अगर इसके बारे में देखें छात्रों, जैसे जो साक्षर हैं या लिटरेसी हमारी है, जो बालक जो है साक्षर नहीं है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए हमको शिक्षा के सार्वभौमिकरण की छात्रों शक्ति ही आवश्यकता पड़ती है। यही देखा जाए तो यहाँ पर महिला प्रेरक दल का भी यही उद्देश्य है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण को किस ढंग से हमको आगे बढ़ाना है। तो ये सभी को जब आगे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो साक्षरता का प्रसार अवश्य होगा, और साक्षर और इससे जो है देश में जो बालक होंगे वो शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण है, वो इसका जो पहला उद्देश्य या इसकी पहली आवश्यकता जो है कि क्या है कि साक्षरता का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए। और जो दूसरी जो आवश्यकता है छात्रों, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करने के लिए हमको शिक्षा के सार्वभौमिकरण की शक्ति आवश्यकता पड़ती है छात्रों, क्योंकि इसके माध्यम से जो है दैनिक जीवन की जो समस्त आवश्यकताएं हैं या दिनचर्या के जो लेना देना होता है मार्केट से, इनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से छात्रों संभव बना सकते हैं। या यही ऐसे जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण है कि जिनके माध्यम से जो है दैनिक जीवन की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या नीड्स हैं, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से छात्रों संभव हो जाता है। आप देखें, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके बाद इसी में देखें छात्रों स्व शिक्षा के लिए,
तो स्व शिक्षा के लिए अगर इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो शिक्षा का ये हमारा सार्वभौमिकरण है, इसके माध्यम से ही जो है छात्रों में खुद की अपनी जो है जो एजुकेशन है उनकी शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने के लिए शिक्षा के हमें जो सार्वभौमिकरण है उनके सार्वभौमिकरण की शक्ति सब छात्रों आवश्यकता पड़ती है। तो स्व शिक्षा मतलब जैसे बालक विद्यालय नहीं आ रहा है या घर पर बैठा है, तो अपनी जो है इस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की शक्ति ही उसको आवश्यकता होती है, या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से ही जो है छात्रों बालक अपनी जो है शिक्षा को आवश्यकता या अपनी जो एजुकेशन है उनको आगे बढ़ाने में छात्रों सक्षम होता है। तो ये था जो है हमारी जो है ये स्व शिक्षा के लिए। अगर इसी के बाद देखें तो व्यक्ति के विकास के लिए या व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्रों, व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर इसके बारे में देखिए छात्रों, जो ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण है इनकी प्रमुख जो अगर आवश्यकता पर हम चर्चा करें तो इनकी मुख्य आवश्यकता यह है कि इसी के माध्यम से एक व्यक्तित्व के विकास पर भी विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया जा सकता है। एक व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, उसका शारीरिक विकास कैसे होगा, उसका मानसिक विकास कैसे होगा, उसका संवेगात्मक विकास कैसे होगा, तो इन सभी के माध्यम से इन सभी का जो विकास होता है छात्रों एक व्यक्तित्व के विकास, वह सभी जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से छात्रों संभव होती है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण जिनको हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं छात्रों, इसके माध्यम से जो है शिक्षा के जो व्यक्तित्व का एक विकास कैसे कर सकते हैं, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक जितने प्रकार के विकास होते हैं एक बालक के अंदर व्यक्तित्व के विकास का होना अत्यंत या होना संभव हो जाता है। या व्यक्तित्व के विकास के बाद जो हमारी अगली जो पॉइंट आती है लोकतंत्र का सफल संचालन करने के लिए। अगर देखें छात्रों कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से हम लोकतंत्र का या जो हमारे डेमोक्रेसी है छात्रों, उस डेमोक्रेसी के माध्यम से ही जो है छात्रों इसके तहत हम जो है लोकतंत्र की या जो डेमोक्रेसी है उनका सफलतम तरीके से संचालन हम जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से छात्रों कर सकते हैं। या तो यहाँ पर मैं आपको जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के विषय में बातें बता रहे हैं छात्रों। तो ये मैं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो बालक एवं जो बालिकाओं को विद्यालय के साथ जोड़ना हो गया, फिर शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना, फिर इसी की बात छात्रों फिलहाल हम शिक्षा के सर्व समाप्त करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो महिला प्रेरक दल है, तो महिला प्रेरक दल के माध्यम से ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण का महत्व होता है, उसी को प्रशस्त होता है। ये इसी के माध्यम से इसको छात्रों आगे बढ़ाया सकता है। इसके बाद नंबर 3 देखें तो महिला को सक्षम बनाना, महिला को सक्षम बनाना ही जो है महिला को सक्षम बनाना। अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो महिला प्रेरक दल ही ऐसा जो है दल है तो जिनके माध्यम से जो है महिला को किसी भी कार्य को करने के लायक उनको सक्षम बनाने का कार्य किया जाता है। कैसे महिलाओं को सक्षम बनाना है, कैसे अपने आप उनको निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनके अंदर जागृत करना है। तो इन सभी सारी जो है चीज़ों का विकास अगर बात करें तो महिला प्रेरक दल के माध्यम से जो है एक महिला किसी अन्य महिलाओं को जो है सक्षम बनाने का भी जो छात्रों इसमें कार्य करती है छात्रों।
अब देखें छात्रों, जो हमारी ये महिला प्रेरक दल है छात्रों, अब महिला प्रेरक दल का जो नंबर 3 पॉइंट है महिला को सक्षम बनाना। फिर इसी क्रम में देखें छात्रों, अगला पॉइंट है जैसे 100%, आगे क्या आता है छात्रों, 100% जो है नामांकन, 100% जो है उस नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति करना, 100% नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति करना, लक्ष्य की प्राप्ति करना। अब इसके बारे में देखें छात्रों, जो महिला प्रेरक दल है, इस दल का जो प्रमुख उद्देश्य ये होता है, इसके माध्यम से जो 100% या जो 100% जो नामांकन होता है उनके लक्ष्य की भी प्राप्ति करना छात्रों संभव हो जाता है। क्यों संभव हो जाता है? क्योंकि जैसे आप एक सर्व शिक्षा अभियान के बारे में देखे थे, सब पढ़ें सब बढ़ें, जैसा कि ये सर्व शिक्षा अभियान 2002 या 2000 में इस जो कार्यक्रम को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया था, तो 100% नामांकन जब होगा तो इसके भी जो लक्ष्य की प्राप्ति हम किसके माध्यम से संभव कर सकते हैं? महिला प्रेरक दल के माध्यम से। अभी मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि 100% का मतलब पूरे से पूरे छात्र, या जो ग्रामीण जो अंचल हमारा है या ग्रामीणांचल के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है 100% के छात्र आ रहे हैं, या तो 100 छात्र मान चले सपोज करिए कि हैं, उसमें से 50 आ रहे हैं, 50 नहीं आ रहे हैं, तो उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को विद्यालय की तरफ आकर्षित करना ही ये महिला प्रेरक दल का प्रमुख कार्य होता है छात्रों। तो 100% नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति करना ये महिला प्रेरक दल का ये प्रमुख कार्य होता है छात्रों। अब देखें महिला जो प्रेरक दल का ये प्रमुख कार्य है, अब इसके बाद देखें सभी के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। 5वां जो पॉइंट आता है छात्रों, सभी के लिए, अगर इसके बारे में देखें छात्रों, सभी के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अब इसके बारे में देखें छात्रों, तो जो ये महिला प्रेरक दल है, इस दल का जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार, या जो बालक या सभी जो है सभी के लिए, चाहे बालक हो चाहे बालिकाओं हो छात्र, इसके लिए सभी को जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार आसानी से हो जाएगा। महिला प्रेरक दल के माध्यम से अगर देखें तो ये इसी के माध्यम से जो है 100% जो नामांकन होगा उनके हम जो लक्ष्य की प्राप्ति करना इसी के माध्यम से संभव करते हैं। साथ ही साथ जो है सभी के लिए जो शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करना चाहते हैं उनके भी उपलब्धि हमको हासिल हो जाएगी जो महिला प्रेरक दल के माध्यम से छात्रों। अब देखें जो महिला प्रेरक दल है, अब इसके क्या जो है फंक्शन है, अब इनके हम जो है फंक्शन के बारे में बात करते हैं, या इनके जो है छात्रों कार्य हैं। अब इनके जो है कार्य के बारे में देखें छात्रों, इनके कई कार्य हैं। जैसे विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने में स्वयं का सहयोग, जो इनके कार्य हैं, तो इनके कार्य में देखा जाए तो विद्यालय की व्यवस्था, तो अगर इसके बारे में देखा जाए छात्रों की जो विद्यालय की जो व्यवस्था है, विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं का सहयोग, विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं का सहयोग। अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो इसके बाद जैसा कि जो नंबर 2 पॉइंट आता है, जैसे ग्रामीण एवं जो है शहरी, ग्रामीण एवं जो है शहरी बालक बालिकाएं, ग्रामीण एवं शहरी बालक, ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े, ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े बालक एवं बालिकाएं, बालिकाओं के लिए
शिक्षा का महत्व, बालिकाओं के लिए जो है शिक्षा का महत्व हो गया। कि अब इसके बारे में आप लोग पहले जान लें कि विद्यालय की जो व्यवस्था में स्वयं का सहयोग, अगर देखें तो महिला प्रेरक ऐसे ही पार्टीज है, ऐसा ही दल है कि इसी के माध्यम से विद्यालय की व्यवस्था में खुद का अपना आप से वो सहयोग करने का कार्य करते हैं, जिससे कि विद्यालय की व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य किया जाए और विद्यालय की जो गुणवत्ता है उसमें भी जो है सुधार पर भी बल दिया जाए। तो अगर ये देखा जाए तो जो ये महिला प्रेरक दल है, इसके माध्यम से छात्रों के विद्यालय की व्यवस्था में स्वयं का सहयोग का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और इसी क्रम में हम आगे भी देखें छात्रों तो ग्रामीण एवं जो शहरी कह सकते हैं, ग्रामीण एवं शहरी जो पिछड़े बालक बालिकाएं हैं उनमें क्या शिक्षा का महत्व होता है, उनके शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनको जो बताने समझाने का कार्य किया जाता है वो सभी महिला प्रेरक दल के माध्यम से किया जाता है। या तो महिला प्रेरक दल का एक सर्वप्रमुख कार्य यह है कि जो ग्रामीण हैं या तो जो शहरी पिछड़े वर्ग के बालक बालिकाओं हैं उनको जो है क्या एजुकेशन का महत्व है उनको उससे रूबरू कराते हुए उनके बारे में बताना। तो ये बातें हो गया। तो अब इसके बाद जो है और जो नंबर 3 पॉइंट आता है, मैं ग्रामीण शहरी की बात बताया, उसके बाद जो है विद्यालयी वातावरण में सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। विद्यालयी वातावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाना, सकारात्मक जो है दृष्टिकोण अपनाना। अगर इसके संदर्भ में देखें तो महिला जो है प्रेरक दल ऐसे ही दल है छात्रों कि इसके माध्यम से हम विद्यालय का जो इन्वायरमेंट है या आसपास का जो क्षेत्र है या जो वातावरण का शिक्षण है या जो पर्यावरण है इनके प्रति हम जो है पॉजिटिव या सकारात्मक जो है दृष्टिकोणों को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा जो सकारात्मक जो अप्रोच है उसको जो है पॉजिटिव थिंक के माध्यम से उसको हम विकसित करने का छात्रों कार्य करते हैं कि विद्यालय का इन्वायरमेंट क्या है उसके प्रति हमको जो है सकारात्मक जो दृष्टिकोण को विकसित करना ही जो है महिला प्रेरक दल का ये छात्रों प्रमुख कार्य रहता है। और देखें तो स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वास्थ्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अब इसके बारे में देखें छात्रों तो जो कि महिला प्रेरक दल का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कार्य यह है कि जो बालक या विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी से लेते हुए उनके जो वैज्ञानिक अप्रोच है या वैज्ञानिक जो अप्रोच का किस ढंग से विकास का कार्य किया जाए उनके विकास पर विशेष रूप से बल देता है या बल देने का कार्य करती है, जिनको हम छात्रों कहते हैं महिला प्रेरक दल। या महिला प्रेरक दल के ही माध्यम से छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने में उनको सहायता मिलती है छात्रों। और इसी क्रम में देखा जाए छात्रों और भी स्टेप आता है, जैसे इसमें लिंग भेद की समाप्ति, लिंग भेद की इसमें जो आगे आता है छात्रों लिंग भेद की इसमें समाप्ति हो गया छात्रों। अब इसके बाद देखें इसमें क्या है, लिंग भेद चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं हों इन सबको विशेष रूप से ध्यान अच्छे देते हुए उनके प्रति समानता का बर्ताव छात्रों करना ही अत्यंत आवश्यक होता है।
अत्यंत आवश्यक होता है, चाहे वो बालक हो चाहे बालिकाएं हो। जैसा कि मैं आपको जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में जो है लिंग भेद की समाप्ति पर विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया गया है, जो कि महिला प्रेरक दल, जो महिला प्रेरक दल का यही सर्वोत्तम कार्य है कि इसके माध्यम से जो है लिंग भेद की समाप्ति पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया जाता है। जैसा कि मैं आर्टिकल 14 के बारे में छात्रों ने बताया, 14 में जैसे इसमें आता है विधि के समक्ष छात्रों समानता आता है। क्या आता है? विधि के समक्ष जो है समानता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। आर्टिकल जो है 15 है धर्म मूल वंश। आर्टिकल 15 क्या है छात्रों? धर्म मूल वंश आदि के आधार पर छात्रों किसी को जो है वंचित नहीं किया सकता है, किसी धर्म मूल वंश। उसके बाद जो है 16 जो आता है छात्रों आर्टिकल लोक नियोजन के विषय में जो अवसरों की समानता होती है छात्रों, उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया है। तो अब लोक नियोजन हो गया। इसी की बात छात्रों आर्टिकल 70 आता है, जो हमारा 70 आर्टिकल बात करता है वो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करने के विषय में बात करता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के प्रति बहुत दूरी बना लेते हैं, उसको छूने छाने से बचता है, तो कहने का मतलब इन सभी के साथ जो है समानता का बर्ताव जो है उनको करना ही चाहिए। तो ये था जो मैं आपको आर्टिकल जो है लिंग भेद की समाप्ति के लिए, जैसा कि ये आर्टिकल 14 से 18 जो कि समानता के अधिकार के तहत ये सारी बातें इसमें कही गई। तो ये जो है विधि के समक्ष जो है समानता। अब ये धर्म मूल वंश में आपको जो है महिला प्रेरक दल के विषय में बात करें तो महिला प्रेरक दल का एक सर्वोत्तम जो है या जो सर्व प्रमुख जो है कार्य है, इसके माध्यम से जो है लिंग भेद की समाप्ति की जाती है। और इसी की बात देखें तो अगला जो है पॉइंट इसमें यह आता है कि जैसे ये मैंने आपको जो है लिंग भेद समाप्ति बताया, और उसके बाद जो है और आगे आता है जैसे इसमें वैज्ञानिक अप्रोच के विकास के बाद मैं आपको मानवीय मूल्यों, आगे जो आता है क्या मानवीय मूल्यों में वृद्धि। अगर इसके तहत देखें तो जो हमारा महिला प्रेरक दल है, इस प्रेरक दल का सर्व प्रमुख कार्य ये होता है, इसी के माध्यम से मानवीय मूल्य, क्या मानव के मूल्य है ज्ञान क्षमा तप, ये जो है मूल्य है, इसके मूल्यों में जो है हम वृद्धि भी करने का कार्य छात्रों कर सकते हैं। तो मानवीय मूल्य जो होते हैं मानव के लिए जो है ये निर्धारित जो करने वाले जो कुछ मूल्य होते हैं छात्रों, उसी को हम मानवीय मूल्य की छात्रों संज्ञा दी गई है या उसी को जो है मानवीय मूल्य कहते हैं। अगर मूल्य के विषय में बात करें छात्रों, इसमें अर्बन एवं निम्कात की डेफिनेशन भी छात्रों अत्यंत ही फेमस है। उन्होंने ये बताया मूल्य के बारे में, मूल्य वह है छात्रों जो कि मानव की तुष्टि करने का कार्य करे या जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करने का छात्रों कार्य करें, उसी प्रक्रिया को ही छात्रों हम मानव के या मानव मूल्य उसी को मूल्य कहते हैं। तो मानव द्वारा जो निर्धारित जो किए गए मूल्य हैं छात्रों, उसी को हम मानवीय मूल्य कहते हैं। तो ये जो है महिला प्रेरक दल ऐसी जो है पार्टी है या ऐसा दल है, इसी के माध्यम से या इसका प्रमुख कार्य यह है कि मानवीय जो है मूल्यों में सदैव ही वृद्धि करने का ये कार्य छात्रों करती रहती हैं, जिनको हम मानवीय मूल्य के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। अब मानवीय मूल्यों की बात छात्रों अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों की समाप्ति। अब अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी, अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी
एवं रूढ़िवादी की समाप्ति, रूढ़िवादी की जो है समाप्ति पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करती हैं। अब इसी के बारे में देखें तो तो इन्होंने जो अंधविश्वासों एवं जो है रूढ़िवादी की जो प्रवृत्ति है, इस पर भी जो है विशेष रूप से बल देने का जो है कार्य महिला प्रेरक दल ने दिया है। या तो महिला प्रेरक दल के माध्यम से ही जो अंधविश्वास व्याप्त है समाज में, या जो रूढ़िवादिता जो है व्याप्त है समाज में, उसको समाप्त करने पर जो है विशेष रूप से जो है महिला प्रेरक दल के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई है छात्रों। तो अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति पर विशेष रूप से बल देना, और इसी के तहत छात्रों देखें तो इसमें तो सामाजिकता के जो दृष्टिकोण की भावना पर विशेष रूप से जो है बल देने का कार्य छात्रों किया गया था। अगर हम महिला प्रेरक दल के विषय में बात करें छात्रों, तो महिला प्रेरक दल के बारे में मैंने बताया, इसकी डिफिनेशन सर्वप्रथम मैंने बताया। इसकी डिफिनेशन में मैंने आपको जो है इसकी जो डिफिनेशन बताया, उसमें जो यश के दुबे की डिफिनेशन और फिर ये सब के बारे में बताया। और ये तो जो है मैं आपको महिला प्रेरक दल जो हमारा टॉपिक था इसके बारे में छात्रों आपसे समझ बताया। इसके क्या उद्देश्य होते हैं छात्रों, इनके उद्देश्य के बारे में बताया, फिर इनके क्या क्या कार्य होते हैं, फिर मैं इनके कार्यों के बारे में आपके समझ छात्रों इसका स्पष्टीकरण किया था छात्रों। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ छात्रों। जय हिंद जय भारत। हाँ।